नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा उपन्यास जिसका नाम है प्यासी नदी। आज मैं इसका पहला भाग आपको सुनाऊंगी, तो चलिए सुनते हैं। निशा की कहानी इतनी उलझी हुई और कई पुरुषों को मानसिक द्वंद्वों में धकेलने वाली होगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कोई 15 वर्ष पहले की बात है कि मैं अपना एक उपन्यास लिखने के सिलसिले में अल्मोड़ा ज़िले के एक गांव खुमाड़ सल्ट में रहा था। हफ्ते 10 दिन में घूमने फिरने की गरज से अल्मोड़ा भी जाता रहता था। एक बार मैं अल्मोड़ा गया तो दोपहर का भोजन करने के ख्याल से एक होटल में घुस गया। होटल में खाने वालों की कोई विशेष भीड़ भाड़ नहीं थी। कोने की टेबल पर बैठकर वेटर के आने का इंतज़ार कर ही रहा था कि मैंने बचपन के अपने एक सहपाठी मित्र राकेश वर्मा को अपनी ओर आते देखा। उसने मुझे देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अरे नरेंद्र भाई, तुम यहाँ कहाँ से आ टपके? कलकत्ता वाला अल्मोड़ा में क्या कर रहा है? वहाँ तो दार्जिलिंग का हिल स्टेशन तुम्हारे करीब पड़ता है न? कलकत्ता हो या दार्जिलिंग, मई जून में दोनों ही असहनीय हो जाते हैं। कलकत्ता की चिपचिपाहट और दार्जिलिंग की भीड़ दोनों ही मुझसे नहीं झेली जाती। अच्छा है जो यहाँ आ गए। किस नंबर में ठहरे हो? मैंने हंसकर कहा, मैं यहाँ भी नहीं हूँ। हालांकि यहाँ तो नाम को भी भीड़ नहीं। एक पहाड़ी मित्र की कृपा से एक देहात में रहने की व्यवस्था हो गई है। वहाँ पूरा निर्जन है। प्रकृति की सुंदरता का जादू सिर पर चढ़कर बोलता है वहाँ। शाम तक लौट जाऊँगा। यह अच्छा संयोग है कि आज बरसों बाद तुमसे अचानक मुलाकात हो गई। तुम कितने ही दिन से उधर कलकत्ता भी नहीं आ रहे हो। लगता है तुम्हारा कारोबार खूब चमक उठा है। राकेश हंसकर कहने लगा, कारोबार चमकता है तो आदमी धुंधला पड़ता जाता है, मगर मैं अभी थोड़ा बचा रह गया हूँ। बचे हुए हो? चलो यह अच्छा है। कोई बतला रहा था कि किसी कन्या से तुम्हारा प्रणय प्रसंग जोरों से चल रहा है। अब तक तो उसका कोई क्लाइमेक्स हो गया होगा। क्या वह सुंदरी तुम्हारी मंजिल बन चुकी है? मेरा मित्र राकेश वर्मा बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जब उसकी हंसी थमी तो बोला, वह जिसे तुम मंजिल समझने की भूल कर रहे हो अभी तक पड़ाव भी नहीं बन सकी है, तो मंजिल बना डालो ने। मैंने मुस्कुराकर कहा, सख्त चीज़ को हजम करना जरा मुश्किल होता है। मेरा हाजमा अभी उतना दुरुस्त नहीं बन पाया है। इसी वजह से भूमिका दिनों दिन लंबी होती जा रही है। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक अत्यंत मोहक रंग रूप वाली युवती हम दोनों की मेज की तरफ आती दिखाई पड़ी। मैं एकाएक समझ नहीं पाया कि वह कौन है। जब वह हम लोगों के बिल्कुल नज़दीक आ गई तो राकेश ने उसकी तरफ देखा। उसने युवती से कहा, बैठो निशा, मैं अपने मित्र नरेंद्र नाथ से परिचय कराता हूँ तुम्हारा। निशा के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, अगर मैं भूल नहीं करती तो आप लेखक नरेंद्र जी हैं। राकेश जी ने एक दो बार आपका जिक्र भी किया है। आप तो कलकत्ता में रहते हैं न? मैंने निशा की नमस्कार का उत्तर देते हुए कहा, आपने इतनी सरलता से मुझे पहचान लिया, यह मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है। मगर अजब बात तो यह है कि राकेश की पढ़ाई लिखने से बरसों पहले ही संबंध टूट चुके हैं। इसने मेरा नाम किस प्रसंग में लिया होगा, यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राकेश के चेहरे पर हंसी चरक उठी। वह कहने लगा, यार इतने घामड़ तो हम भी नहीं हैं। अखबारों में कुछ छपता है तो आखिर तो देख ही लेते हैं। तुम्हारे बारे में तो खास कर ढूंढ कर पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात छोड़ो। मुझे झूठ मूठ की प्रशंसा करके बरगलाने की कोशिश मत करो। अपने बारे में कुछ बताओ या फिर निशा जी का परिचय दो। राकेश ने निशा का परिचय इस प्रकार दिया। निशा अंग्रेजी साहित्य में एमए है। लखनऊ के महिला कॉलेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता है। हम तो इसके सामने बेपड़े इंसानों की जमात में आते हैं। मैंने हंसी के बीच कहा, यह तो तुमने अपने बारे में एकदम सही बात कही। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और पुलों के ठेके लेते लेते अब तक तुम भी ईंट पत्थर बन गए हो। मगर मुझे ताज्जुब तो यही है कि निशा जी तुम्हारे चक्कर में कैसे फंस गई। अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है। मैं ही निशा के चारों ओर घूमकर गर्दिश पूरी कर रहा हूँ। राकेश अभी और कुछ कहता कि बहरा खाने का ऑर्डर लेने आ पहुँचा। राकेश ने मुझसे पूछा, क्या खाना यहीं बैठकर खाने का इरादा है?
क्यों न हम लोग अपने सूट में चलें, वहाँ इत्मीनान से बैठकर खाना भी खा लेंगे और बातें भी करते रहेंगे। ठीक है, मुझे इससे क्या एतराज़ हो सकता है, मैंने राकेश से कहा। ऑल राइट कहकर राकेश ने बहरा से कहा, हम लोग 11 नंबर में हैं, वहाँ 3 लंच भेजने को बोलो। और यह कहने के साथ वह उठकर खड़ा हो गया। मैंने और निशा ने भी कुर्सी छोड़ दी और राकेश के साथ चल पड़े। होटल की दूसरी मंजिल पर राकेश ने 2 कमरों का सूट लिया हुआ था। एक बड़े से कमरे में डबल बेड पड़ा था और दूसरे कमरे में बढ़िया सोफ़ा सेट, 4 कुर्सियाँ, दीवान और 2 मेज़ें भी थी। दोनों कमरे बहुत करीने से सजे हुए थे और भरे भरे नज़र आ रहे थे। राकेश ने मुझे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और निशा से बोला, अलमारी से लुंगी और कुर्ता निकाल दो राइटर साहब के लिए, यह ज़रा इजी हो जाएंगे। मैंने निशा की तरफ हाथ हिलाकर कहा, नहीं निशा जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑल पर्पल ड्रेस पहनता हूँ, इन्हीं कपड़ों में चाहे जहाँ घूम भी आता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं को पहनकर सो भी जाता हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो तुम्हारी सुविधा के ख्याल से ही कह रहा था। हमारे इतने नखरे नहीं हैं, इसलिए यहाँ होटल में नहीं ठहरे, जाकर शहर से दूर देहात में पड़े हैं। मेरी इस बात पर निशा कुछ चौंकी और पूछने लगी, क्या आप यहाँ अल्मोड़ा में नहीं ठहरे हैं? यह तो वैसे ही देहात सरीखा है, इससे भी अलग कहीं और दूर जाकर ठहरे हैं। हम लोग तो नैनीताल में भीड़ भड़क्के की वजह से नहीं ठहरे। निशा के हम लोग कहने पर मैं कुछ चौकन्ना हुआ। मैं यह समझने की कोशिश करने लगा कि क्या राकेश ने इसी लड़की से शादी की है, लेकिन अभी तो राकेश यह कह रहा था कि अभी उसे कोई मंजिल नहीं मिली। फिर यह डबल बेड का सूट इसने क्यों लिया है? क्या किसी कुमारी लड़की के साथ कोई इतनी घनिष्ठता से एकांत में रह सकता है? बहुत सी जिज्ञासाएं मेरे मस्तिष्क में उमड़ने घुमड़ने लगीं, पर मैंने यही सोचकर उन पर अंकुश लगा दिया कि धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसी समय बहरा एक बड़ी ट्रे लेकर आया। उसमें 3 खाने थे। उसने ट्रे मेज पर टिकाकर खाना लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में निशा भी वहाँ आ गई और बातचीत के बीच खाना आरंभ हो गया। निशा के चेहरे पर अनोखी आभा विराजमान थी। उसकी नाजुक मगर भरी भरी मांसल देह देखने वालों की नज़र हठात अपनी ओर खींचने वाली थी। खाना खत्म हो जाने के बाद राकेश बोला, तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो। आराम की कोई ख़ास बात नहीं है, मैं आप लोगों से बातचीत करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। अपने बारे में मुझे कुछ बतलाओ। मेरी बात पर निशा और राकेश ने एक दूसरे का चेहरा देखा और ठहाका मारकर हंस पड़े। निशा बोली, मेरे बारे में तो कोई ख़ास बात जानने लायक नहीं है। हाँ, आपके दोस्त के पास कुछ हो सकता है कहने को। हो सकता है बहुत दिनों बाद मिलने पर आप दोनों अकेले में बात करना चाहें। शायद आप हम दोनों को अकेलापन देने के लिए खास तौर से सावधान हैं। मैंने निशा के चेहरे पर अपनी आंखें केंद्रित करके पूछा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है, मैं तो यूं ही सहज ढंग से कह रही थी। आप लेखक हैं, मैं मामूली दिमाग की हूँ। सोचती हूँ कहीं कोई ऐसी बात ना कह बैठूं कि आप मेरी हंसी उड़ाने लगे। मैंने जरा टेढ़ेपन से कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं आप जैसी विदुषी और अंग्रेजी साहित्य की एमए का मजाक उड़ाने की ज़रूरत करूं? मैं तो लाख सिर मारने पर भी एमए पास नहीं कर पाया। देखिए, हुई ना वही बात, आपने एमए कहकर पढ़े लिखेपन के लिहाज से मुझे एकदम अदना कर डाला। आजकल एमए पास की अहमियत क्या है? टके शेर मारे मारे फिरते हैं इधर उधर। आप ठहरे लेखक, विचारक, चिंतक, मनुष्य की भीतरी और भारी दुनिया के चितेरे। मेरा एमए क्या, पीएचडी होना भी वहाँ हेज है। मुझे लग रहा है आप लेखक को लेकर जरा ज़्यादा ही सीरियस नज़र आती हैं। यह कोई मज़े का दिव्य आनंद से भरा हुआ काम नहीं है निशा जी। कागज़ काले करने का काम बहुत उत्साहप्रद नहीं है, बल्कि एक तरह से बहुत ही निकम्मा काम है। सारे लोग जिंदगी की सहज स्थितियों में पढ़कर आनंद लेते हैं। उनके दुख सुख सहने की शक्ति उनमें अनुभव की सच्चाई पैदा करती है, पर लेखक उन पर ठहर कर जी नहीं पाता। वह उन्हें लेकर कागज़ काले करता है। मज़े की बात यह है कि वह दूसरों के सुखों दुखों का चित्रण करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता है। अब मुझको ही ले लो, मैं कलकत्ता छोड़कर पात्रों की नियति यहाँ 1000 मील दूर आकर भोग रहा हूँ। भला इसमें है कोई तुक की बात? निशा मेरी बात सुनते सुनते पल भर को गंभीर हो गई और फिर पूर्ववत मुस्कुराते हुए बोली,
आप लोग आत्माओं की बीमारियों का इलाज करते हैं। मेरी दृष्टि में लेखक के अंदर एक खास तरह की सनक होती है। उसके बिना शायद उसका कर्म पूरा नहीं होता। आखिर सैकड़ों पात्रों की देह और मन में दाखिल होने के लिए कोई चमत्कारी शक्ति तो चाहिए ही। सैकड़ों नायक नायिकाओं के भीतर आप एक ही मानसिकता में जीकर कैसे एंटर हो सकते हैं? हाँ, यह तो सही कहती हैं आप कि बहुतों के लिए बहुत तरह की बातें सोचनी पड़ती हैं। कितनी ही तरह की अजीब अजीब भूमिकाओं पर जीना पड़ता है। मैंने निशा की सोच से प्रभावित होकर कहा। और शायद यही वजह है कि लेखक न एक स्थान से बंधकर रह सकता है, न एक व्यक्ति से बंधकर जीवन काट सकता है। यह कहते कहते निशा के चेहरे पर मैंने हल्के से व्यंग्य भाव को उभरते देखा। आपने बहुत अच्छी बात कही। लेखक की यंत्रणा का बहुत ही सच्चा विवरण पेश किया। इस सहानुभूति के लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन किसी के साथ बंधकर जीवन काट सकता है या नहीं, इस पर मैं इस क्षण कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। क्यों? क्या आपने अब तक 2-4 शादियां करके तलाक नहीं दिए? निशा का प्रश्न एक प्रहार की तरह अचानक मुझसे आ टकराया। मेरा इस संदर्भ में अभी तक कोई अनुभव नहीं है, मगर मैं कह नहीं सकता कि भविष्य में भी वैसा कड़वा या मीठा अनुभव मुझे नहीं होगा। आप इस संबंध में लगता है काफ़ी जानकारी रखती हैं। मैंने भी अपनी बात में हल्का सा व्यंग्य मिला दिया। निशा शायद मेरे लहजे से मेरा भाव व्यंग्य भांप गई। वह संभल कर बोली, लगता है मैं कुछ गलत बात या कि सिर्फ एक बात गलत ढंग से बोल गई हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको आहत करने का नहीं था। शायद आप आहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको अधिकार है कि आप अपनी सहज जिज्ञासावश कुछ भी पूछें। दरअसल मैं लेखक को बिल्कुल साधारण आदमी से थोड़ा सा अलग मानती हूँ। शायद वे अपने को वो स्वयं भी अलग ही मानते हैं। अगर उनके भीतर यह भाव मौजूद न हो तो वे अपने रहन सहन, कपड़े लत्ते और भाव भंगिमाओं से स्वयं को बाकी सामान्य जन से अलग थलग क्यों दिखाएं? और जहाँ तक संबंधों का सवाल है, मैं लेखक को अपने संबंधों के प्रति बेवफा नहीं मानती, क्योंकि लेखक भी आखिर आदमी ही है। मगर वह मानसिक घात प्रतिघातों की जिस दुनिया में जीवन जीता है, उसमें नियमों नीतियों में जकड़ा रहकर वह अपनी वृद्धि कायम नहीं रख सकता। आप बहुत पते की बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ आप इस हल्के में अपना अच्छा खासा दखल रखती हैं। आपसे तो बहुत संभल कर बातें करनी पड़ेंगी। दरअसल जिस विषय को आपने छेड़ दिया है वह कई पहलुओं से दिलचस्प और बहस तलब है। कभी हम लोग इस पर लंबी चर्चा करेंगे। मैंने अपनी बात कहकर घड़ी देखी। क्यों, तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है? निशा से कन्नी काटने की कोशिश मत करो। यह घोर पड़ाकू है। तुम्हारा भी सारा कुछ पड़े बैठी है जनाब। मेरी और निशा की बहस को चुपचाप सुनने के बाद राकेश बोला, वह तो मैं देख रहा हूँ, मगर मैं चाय पीकर तुरंत न चल दिया तो मुझे सल्ट पहुँचने में रात हो जाएगी। अभी नया नया ही इधर आया हूँ। कहीं रास्ता भटक गया तो कहीं का नहीं रहूँगा। इधर यह भी सुना है कि एक बहुत ही जालिम तेंदुआ भी पीछे लग जाता है। मैंने चलने की कोशिश में कहा। मेरी बात सुनकर राकेश हथेली बजाकर हंस पड़ा और निशा से बोला, इसे भी जालिम तेंदुए का डर है? न जाने किस किस के परखच्चे उड़ाता फिरता है, मगर एक जरा से तेंदुए से डरता है, जिसे सर्कस वाले टेम करके बकरी के बच्चे से पिटवा देते हैं। टेम करके तुम्हें किस किस से पिटवा देंगी निशा जी? अभी इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो बच्चों? मैंने भी पूरी गुस्ताखी से कहा। अरे छोड़ो, वह नौबत निशा तो क्या ही ला पाए। पर हाँ, तुम तो खासे डरपोक निकले। अब यह सल्ट पल्ट का चक्कर छोड़ो और यहीं हम लोगों के पास जमकर रहो। लिखने पढ़ने में तुम्हारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सोचूंगा इस बारे में, मगर अभी तो मैंने सब कुछ वहाँ जमा लिया है। खाना बनाने के लिए एक नौकर भी मिल गया है। तुम लोग तो अभी रहोगे ही यहाँ। मैं बीच बीच में इधर आता रहूँगा। अगली बार आऊँगा तो निशा जी और तुम 1-2 रोज़ के लिए मेरे साथ चले चलना। बड़ा शांत वातावरण है। प्रकृति की सुंदरता को सन्नाटे में देखोगे तो ठगे से रह जाओगे। तब ठीक है, यही तय रहा। लेकिन आज रात को तो ठहर ही सकते हो। वहाँ कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा? राकेश ने मुझको रोकने की आखिरी कोशिश की। वहाँ का माहौल मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। डेस्क पर लगे कागज़ और कलम बेसब्री से मेरी राह देख रहे होंगे।
अब तुम फटाफट चाय मंगवाओ, मैं पीकर फ़ौरन चल देना चाहता हूँ। बड़े जिद्दी आदमी हो यार, हमारे लिए यहाँ एक रात भी नहीं ठहर सकते। राकेश ने अपना अनुरोध जारी रखा। तुम्हारे लिए रातों का महत्व कुछ और है, मेरे लिए रातों का मतलब कुछ और है। अभी हमारे तुम्हारे लिए रातें भिन्न भिन्न संदेश लेकर आती हैं दोस्त। मैंने राकेश को छेड़ा। मेरी बात पर राकेश ने कनखियों से निशा की ओर देखा और सहसा गंभीर हो उठा। पता नहीं क्यों उसके मुंह से अनायास एक लंबी सांस निकल गई, पर मैंने इसकी ओर उस समय कोई खास ध्यान नहीं दिया। राकेश ने स्विच बोर्ड के नज़दीक जाकर एक बटन दबाया और लौटकर बेडरूम की दिशा में चला गया। बहरा आया तो निशा ने उसे चाय लाने को कहा और वह भी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। जब बहरा चाय लाया तो राकेश आता दिखाई पड़ा और मुझसे बोला, चाय पीकर हम लोग तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ने चलेंगे, निशा कपड़े बदल कर अभी आती है। ट्रे रखकर बहरा चला गया तो राकेश चाय बनाने लगा। 3 प्याले चाय बनाकर राकेश ने निशा को पुकारा, अब सज सवर चुकी हो तो चली भी आओ, चाय ठंडी हो रही है। जी ओके, 1 मिनट में आ रही हूँ। निशा आई तो राकेश ने देखा वह नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, ब्लाउज भी उसी रंग का था। निशा के बाल खुले हुए थे और कंधों पर लहरा रहे थे। निशा का गोर वर्ण तीसरे पहर की धूप जैसा ही उन्माद और आमंत्रण भरा था। उस सौंदर्य में दोपहर की दाहक उष्मा नहीं थी। चाय खत्म करने के बाद हम तीनों कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे लाउंज पार करते हुए सड़क पर जा पहुँचे। अभी तक सड़कों पर भीड़ भाड़ नहीं थी। अल्मोड़ा के बाज़ारों में तो वैसे भी भीड़ भड़क का नज़र नहीं आता। थोड़ी देर में नगर को पीछे छोड़कर हम लोगों ने एक संकरी सी पहाड़ी पगडंडी पकड़ ली। यूँ तो अभी सूरज काफ़ी ऊपर था, मगर पहाड़ पर सांझ मैदान की अपेक्षा बहुत जल्दी उतरती है। ठंडी हवा चल रही थी और बांज और बुरुंश के पेड़ झूम रहे थे। पहाड़ों के किरमजी रंग पर सांझ का सुरमई पक्ष धीरे धीरे फैलता जा रहा था। लगभग 1 मील चलने के बाद जब टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ गहरे जंगल में खोने लगी तो मैंने राकेश और निशा से कहा, अब आप लोग मुझे विदा दें। मैं आप लोगों को अपने नज़दीक पाकर बहुत आश्वस्त हुआ। जल्दी ही किसी दिन आऊँगा और तब आप दोनों का साहचर्य लाभ करूँगा। निशा ने हाथ जोड़कर नमस्कार की और हंसकर बोली, जरा सावधानी से जाइएगा। कोई डर नहीं है, मैं 1 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा। तेंदुए के जबड़े में जाने से बच जाओगे तो ज़रूर कहीं पहुँच जाओगे। राकेश ने मुझे छेड़ा। मेरे स्थान पर अब वह तुम्हारा पीछा करेगा, तुम सावधान रहना। और हंसी मजाक करते हुए हम विपरीत दिशाओं में घूम गए।